है रूल्स रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग्स। ऑनलाइन गेम जो खेली जाती है, ऑनलाइन गेमिंग्स के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ड्रीम इलेवन है, जैसे कि पेटीएम फर्स्ट है, जैसे कि तीन पत्ती है, जैसे कि रमी है। तो यह सब ऑनलाइन गेमिंग्स है। तो ऑनलाइन गेम्स के रिगार्डिंग जो है वो रूल्स बनाने का प्रावधान किया गया है और यह मुद्दा बहुत ही चर्चा में है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम दो तीन चीज़ें समझते हैं। जब भी कोई गेम की बात आती है, गेम की बात, तो यहाँ पर दो प्रकार की गेम होती है। एक तो गेम ऑफ स्किल और दूसरी होती है गेम ऑफ लक या फिर गेम ऑफ डेस्टिनी। तो इन दोनों में क्या तफावत है वो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है। कोई ऐसी गेम कि जिसके अंदर आपकी स्किल, आपका कौशल्य, आपके अंदर जो कोई भी आवड़त है उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं गेम ऑफ स्किल। और कोई ऐसी गेम कि जिसके अंदर आपकी स्किल, आपके कौशल्य का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ लक के आधार पर ही आप जीतते हैं या हारते हैं, उसे हम लक के आधारित गेम बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं तीन पत्ती। तीन पत्ती नाम की एक ऑनलाइन गेम है, तो उसमें उसे हम गेम ऑफ लक बोलेंगे, क्योंकि ये तीन पत्ती गेम है। तो उसमें क्या है कि तीन तीन पत्ते दिए जाते हैं और जिसका पत्ता, जिसके जो पत्ते, प्लेइंग कार्ड जो है वो अच्छे है, वो जीतता है। तो मतलब कि तीन पत्ती गेम ऑफ लक है। अभी यहाँ पर समझते हैं कि जैसे कि एक गेम है ड्रीम इलेवन। तो ड्रीम इलेवन में वो टीम बनाने की आती है, तो वो गेम ऑफ स्किल भी इसे बोल सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो खिलाड़ी जो है वो पसंद करने होते हैं, दोनों ही अलग अलग टीम में से खिलाड़ी पसंद करते होते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जो खिलाड़ी, जिस टीम, जो मैच जहाँ पर खेलने वाली है, तो वहाँ का ग्राउंड कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ की पिच कैसी है, कौन सा खिलाड़ी जो है उसने उस पिच के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है, तो बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो अभी दोनों की बात आप समझ गए होंगे कि एक तो होती है गेम ऑफ स्किल और दूसरी होती है गेम ऑफ लक। अभी दोनों में क्या होता है, अभी पहले तो बात करें तो ये पूरी की पूरी जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है या फिर ये जो ऑनलाइन गेम की जो इस प्रकार की जो गेमिंग इंडस्ट्री है, यह पूरी की पूरी गेम जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, यानी कि राज्य यादी के अंतर्गत आती है और राज्य नक्की करता है कि इसके ऊपर क्या टैक्स वैक्स लगाना है। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक, अगर दोनों की बात करें तो जो गेम ऑफ लक होती है, गेम ऑफ लक, उसे हम एक तरीके से गैम्बलिंग यानी कि जुआ बोल सकते हैं। ये वही जुआ है जो जिसकी शुरुआत है, जिसके बारे में हमें महाभारत के अंदर भी देखने को मिलता है कि भाई युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी को और भाइयों को, वो सबको हार गया था। तो ये इसी प्रकार का एक जुआ है। तो अगर जुआ है तो वो तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। इसीलिए ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है, जो अगर मान लो कि कोई भी गेम जो है वो गेम ऑफ लक पे आधारित है, तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाती है, जबकि गेम ऑफ स्किल जो है उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगाती। हालांकि कोई भी गेम हो, गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ लक हो, उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है या फिर उसके ऊपर टैक्स लगाना ही नहीं है, यह नक्की कौन करता है, यह नक्की स्टेट करता है, क्योंकि यह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है इसीलिए। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अभी आगे घुसते हैं कि क्या है। अभी जो मेटी है, मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इन्होंने अपना एक फाइनल रिपोर्ट बना दिया है। और इस फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हमें ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो कि भारत के अंदर है उसको रेगुलेट, उसका जो है नियंत्रण करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग क्या है? ऑनलाइन गेमिंग जो है, ऑनलाइन गेम्स, वह एक तरीके की वीडियो गेम्स है जो पार्शियली या फिर प्राइमरीली प्लेड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल। यह ऑनलाइन गेमिंग एक तरीके की ऐसी वीडियो गेम है जिसको इंटरनेट के माध्यम से कंप्लीटली या फिर पार्शियली या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से खेला जाता है, उसे हम ऑनलाइन गेमिंग बोलते हैं। यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री का मैप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हम किसे मानते हैं, मतलब कि जहाँ से गेम डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर या फिर रिटेल आउटलेट, गूगल प्ले स्टोर, गेमस्टॉप.com, स्ट्रीम, या हमें इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर गेम के रिगार्डिंग। दूसरी एक चीज़ होती है स्ट्रीमिंग सर्विसेज। कई बार जो लाइव गेम जो होती है, लाइव गेम, तो उसका लाइव स्ट्रीम किया जाता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर जो कोई लोग जो है वो पबजी खेलते हैं या फिर बड़ी बड़ी जो गेम खेलते हैं तो उसका लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट, जैसे कि ट्विटर के ऊपर भी उसका ब्रॉडकास्ट किया जाता है, यूट्यूब के ऊपर भी किया जाता है। दूसरी एक चीज़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में आती है गेम डेवलपर। यह एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, कि जिसने गेम का डिज़ाइन बनाया है, जिसने गेम को डेवलप किया है, जैसे कि स्टूडियो ए, जैसे कि ए बिजार्ड, रिस्पॉन्स, वाल्व, यह सभी जो है वो गेम डेवलपर है। दूसरा एक चीज़ होती है गेम पब्लिशर, यानी कि जो
गेम को पब्लिश करता है वो, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर यूबीसॉफ्ट है या फिर एक्टिविजन, ईए, या गेम को पब्लिश करने वाली कंपनी। दूसरी एक चीज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये जिस तरीके से गेम डेवलपर होता है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का अलग अलग जो टूल होते हैं उनका डेवलप करने का काम करते हैं, जैसे कि पंक, ब्लस्टर, डिस्कॉर्ड, ओपन एआई, ये सब। और एक चीज़ होती है ई स्पोर्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो स्पोर्ट खेला, जैसे कि टीम्स, स्पॉन्सर, आर्टिस्ट, लिक्विड गेमिंग, टीम सीक्रेट, यह सब उसके अंदर आते हैं। दूसरी एक स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक इसके अंदर होते हैं गेमिंग अरेनास। गेमिंग अरेनास मतलब कि LAN, लोकल एरिया नेटवर्क काफ़े के द्वारा या फिर स्टेडियम के द्वारा यह पूरी की पूरी गेम खेली जाती है। दूसरा एक स्टेक होल्डर इसके अंदर होता है हार्डवेयर डेवलपर्स, गेमिंग डेवलपर, गेम पब्लिशर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और यह एक चीज़ होती है हार्डवेयर डेवलपर, मतलब कि जो गेम के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि CPU, GPU। जैसे कि आपने देखा होगा कि PUBG जो है वो हाई ग्राफिक वाली गेम है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर का जो CPU परफॉर्मेंस, उसका जो हार्डवेयर है वो बहुत ही खतरनाक बढ़िया होना चाहिए, परफॉर्मेंस तभी वह अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर SSD होनी चाहिए या फिर ग्राफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो यह हार्डवेयर बनाने वाली जो डेवलपर होते हैं उनको भी यह गेमिंग इंडस्ट्री से फ़ायदा होता है, जैसे कि इंटेल या फिर सोनी, या यह सब जो है वो ये बनाने का काम करते हैं। तो मतलब कि गेमिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए भारत के अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन से ऐसे हितधारक है जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, तो यह एक तो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फिर गेम डेवलपर, गेम पब्लिशर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ई स्पोर्ट, गेमिंग अरेना, हार्डवेयर डेवलपर और स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यह सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके टाइप कौन कौन से। सबसे पहला तो है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट, लेकिन यह वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। इसके अंदर प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं। दूसरा होता है फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स ये वही है जो ड्रीम 11 में टीम बनाकर खेलते हैं। और ये जो ड्रीम 11 में क्या होते हैं, फैंटेसी स्पोर्ट में क्या होते हैं, कोई गेम जो है वो चलती है, मान लो कि वो क्रिकेट की हो सकती है, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, किसी भी की हो सकती है। और उस वो जो गेम चल रही है उसके अंदर आपको अपनी तरीके से फैंटेसी, कल्पना में रह के, फैंटेसी का मतलब ही होता है कल्पना, यानी कि आपको दिमाग में उसको सोचना है और उसके रिगार्डिंग आपको अपनी तरीके से खिलाड़ी जो है, प्लेयर जो है उसको सिलेक्ट करना है और अपनी टीम बनानी है, उसे हम फैंटेसी स्पोर्ट पर। तीसरे नंबर की जो है वो कैजुअल गेम्स। कैजुअल गेम्स में क्या होता है, यह स्किल बेस्ड भी हो सकती है या फिर चांस बेस्ड भी हो सकती है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि स्किल बेस्ड और जो लक बेस्ड जो मैंने बोला उसके लिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है चांस बेस्ड। चांस बेस्ड यानी कि रैंडम एक्टिविटी के लाग पे, जैसे कि रोल ऑफ डाइस जो है उसको रोल करना, उस तरीके से ऑनलाइन गेम, इसे हम कैजुअल गेम्स बोलते हैं। अभी सबसे पहले समझते हैं कि भारत के अंदर ये जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है वो कितना बड़ा है, इसने कितना मार्केट जो है वो कैप्चर करके रहा है। रेवेन्यू जनरेटेड यानी कि आवक के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से 2025 तक ऐसा माना जाता है कि इसका जो रेवेन्यू है वो $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। $5 बिलियन जो है वो बहुत ही बड़ी रकम होती है। मतलब कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है वह बहुत बड़ी है, जितनी हम छोटी समझ रहे उतनी है नहीं। इसका ग्रोथ अगर देखें तो 2017 से 20 के अंदर हर साल इसका ग्रोथ 38%, 38% की वृद्धि हर साल इसके अंदर देखने को मिली है। और भारत में यह वृद्धि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाइना के अंदर यह 8% है और USA के अंदर यह 10% है। क्योंकि भारत के अंदर क्या है कि यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अभी युवाओं के पास ज़्यादा काम होता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो ये लोग ज़्यादातर गेम ही खेलते रहते हैं, ऑनलाइन गेम। तो मतलब कि भारत के अंदर हर साल यह 38% का एनुअल ग्रोथ जो है वो रजिस्टर कर रहा है। अभी भारत के अंदर देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग कोई लॉ यानी कि जो कोई कानून है कि नहीं है। तो सबसे पहले ही मैंने बोल दिया कि यह स्टेट सब्जेक्ट के आसपास आता है, तो हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से इसके रिगार्डिंग जो है वो कानून बना सकते हैं, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट्स आर फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इन्फोर्स सर्टेन रूल्स लाइक जियो ब्लॉकिंग। अभी यहाँ पर देखो दूसरी बात भी है कि ऑनलाइन गेमिंग जो इंडस्ट्री है तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स बनाने होते हैं, एक्ट बनाना होता है, तो वह बहुत मुश्किल होता है। मान लो कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई गेम जो है वो बैन कर दी, यानी कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन तो वो कहीं से भी, मान लो कि VPN लगाकर उसने वो गेम डाउनलोड कर ली, या फिर ऑनलाइन जो है वो जितना ऑफलाइन किसी गेम को कंट्रोल करना अच्छा रहता है या फिर जितना फिजिबल रहता है उतना फिजिबल ऑफलाइन में रहता नहीं, यानी कि ऑफलाइन में बहुत ही तकलीफ होती है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि जो कोई भी रूल्स या फिर कानून बनाया जाए उसको इन्फोर्स करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। एप्लीकेबिलिटी इश्यू, मतलब कि कोई कानून बनाया तो उसको किसके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे।
इसके रिगार्डिंग कंसर्न है कि रूल्स पास्ड इन वन स्टेट, मान लो कि किसी एक स्टेट ने कोई रूल बनाया किसी गेम के रिगार्डिंग, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्टेट में वह रूल जो है वो लागू ना होता हो। तो मान लो कि एक इंसान ये गुजरात में रह रहा है और गुजरात में किसी गेम के ऊपर बैन कर दिया, लेकिन जब वह गुजरात से महाराष्ट्र में चला जाता है तब वह गेम चल जाती है। तो यह भी मतलब कि पूरे इंडिया में एक जैसा कानून बनता नहीं। दूसरा समझते हैं लैक इनफ पावर। स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है नहीं, जितना पावर होना चाहिए उतना पावर नहीं है। जैसे कि मान लो कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, तो ऑनलाइन कोई भी गेम जो है मान लो कि उसको ब्लॉक करना है, तो गेम को या फिर ऑनलाइन डिजिटल सामग्री को ब्लॉक करने का पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। ऑफशोर बेटिंग साइट्स या फिर ये जो ऑनलाइन ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट होती है, उनको ब्लॉक करने का पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलते हैं। दूसरी समझिए सोसाइटियल कंसर्न दैट कैन इमर्ज विद द प्रोलिफेरेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अभी हमने बात की कि ऑनलाइन गेमिंग की मदद से समाज के अंदर बहुत सारी हानि या फिर बहुत सारा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। या फिर समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से समाज में क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो सुसाइड का इंसिडेंट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में क्या होती है, मान लो कि कोई इंसान गेम में हार जाता है, बहुत सारे पैसे जो है वो लगा देता है और फिर हार जाता है, तो क्या होता है वो सुसाइड करने की सोचते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी उनका उतना दिमाग जो है वो उतना मैच्योर हुआ होता नहीं है, 18 साल के आसपास के, कॉलेज के आसपास के, तो बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए, कई हम न्यूज़ में देखते हैं तो कई लाखों रुपए जो है वो गेम में लगा देते और फिर हार जाते, फिर सुसाइड कर देते। इससे पहले ब्लू व्हेल नाम की जो गेम आई थी, तो उसमें भी जो सुसाइड का रेट जो है वो सुसाइड करने लगे थे, तो सुसाइड का रेट जो है उसकी वजह से बढ़ गया है, ऐसा रिपोर्ट बता रही। दूसरी बात समझते हैं कि अनसर्टिनिटी। ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस जो है वो क्या है, हैज़ लेड टू अनसर्टिनिटी। यह बहुत ही अनिश्चित है, यानी कि इसकी कोई सर्टिनिटी, निश्चितता दिख नहीं रही है। समाज के ऊपर दूसरे कंसर्न की अगर देखें तो यह ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इसको फिलहाल रेगुलेट करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसके रिगार्डिंग कोई रूल, एक्ट, पॉलिसी या फिर फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया नहीं है कि जिसके रिगार्डिंग इसको गवर्न किया जाए, तो ऐसा कुछ अभी बनाया ही नहीं है। दूसरी बात समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, अगर मान लो कि आपको ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट दर्ज करनी है, तो इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, GRM, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो ये भी अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तक हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसका इम्प्लीमेंटिंग प्लेयर प्रोटेक्शन मेजर, प्रोटेक्टिंग डेटा। अभी मान लो कि आपने कोई एक ड्रीम 11 डाउनलोड कर लिया या फिर पेटीएम फर्स्ट डाउनलोड कर लिया, तो यह सब जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी होती है वो आपका डेटा स्टोर करती है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर करती है। तो वो लोग इस डेटा का किस तरीके से उपयोग करेंगे, तो वो भी उसके रिगार्डिंग भी कोई कानून है नहीं। भारत के अंदर जो डेटा है उसके रिगार्डिंग भी अभी तक कोई कानून बनाया नहीं गया है। पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा किसी के भी ऊपर है नहीं। IPR के साथ भी यह जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ भी। और हम हर बार जो है न्यूज़पेपर में और टीवी में देखते रहते हैं कि भाई प्रोहिबिटिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि ड्रीम 11 में गेम बनाओ, ये टीम बनाओ, ये करो, वो करो, क्रिकेट खेलो, ये करो, फैंटेसी गेम खेलो। तो मतलब कि ऐसी बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है। हमारा यूथ, हमारा जो युवान जो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि जो नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस के फाउंडर, वो बोल रहे हैं कि भारत के जो यूथ है, युवान है, उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो दुनिया को बदल सकते हैं या फिर बहुत सारे रिफॉर्म जो है वो ला सकते हैं। वो वीडियो आप एक बार देख लेना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी मान लो कि भारत का युवा जो है वो जाग चुका है। स्वामी विवेकानंद ने भी भारत के युवा के बारे में बहुत बात की थी। अगर मान लो कि अभी हमारा युवा जो है वो कुछ अच्छा इंटेलेक्चुअल काम करने की बजाय या फिर इनोवेशन लाने की बजाय मान लो कि ऑनलाइन गेम ही खेलता रहेगा, फैंटेसी क्रिकेट में ही या फिर फैंटेसी गेम में ही आगे बढ़ता रहेगा और एडवर्टाइजमेंट, ऐसी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से मोहित होकर ऑनलाइन गेमिंग में ही चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे देश का ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन समझते कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स। ये जो मेटी ने जो टास्क फोर्स बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि सेंट्रल लेवल के जो लॉ है ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग वह अप्लाई करने चाहिए, वह इसके ऊपर लगने चाहिए। दूसरी बात कैजुअल गेम, हमने ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार देखे थे, उसमें कैजुअल गेम थी। कैजुअल गेम की जिसमें कोई रियल मनी जो है, रियल मनी एलिमेंट जो उसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, फॉर्म ऑफ स्टेक्स मे बी केप्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ सच रूल्स, इनको इन सब से जो है वो दूर रखने चाहिए। यहाँ पर हमें एक दूसरी बात समझनी है, जो कैजुअल गेम होती है, तो कैजुअल गेम तो प्ले ग्राउंड में ही खेली जाती है। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान का गेम चल रहा है, तो वह मान लो कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, वहाँ पर खेले, तो उस गेम के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग जो है वो सट्टाबाजी करते हैं, सट्टा लगाते हैं। जन्नत मूवी भी बना दी, तो इसी को कैजुअल गेम जो है वो नाम दिया गया। तो ये सट्टा लगाती है, वो भी एक तरीके से अभी तो ऑनलाइन सट्टेबाजी हो गई, उसकी बात करें।
यह टास्क फोर्स ने ऐसा भी बोला कि सबसे पहले तो एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेटर नियंत्रण में रखने का कार्य करे। फिर 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बना चाहिए जिसके रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग है या गेमिंग की जो कंपनी है या फिर ऑनलाइन गेमिंग के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर है उनको कोई समस्या है तो उसका फरियाद निवारण तंत्र यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए और उसके जो रूल है वह प्रिस्क्राइब होना चाहिए। जो आईटी रूल्स 2021 में दिए गए हैं उसी के रिगार्डिंग उसके जो रूल्स जीआरएम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म डोमेस्टिक या फॉरेन जो कोई भी है उनको एक लीगल एंटिटी जो है वो मानना चाहिए भारतीय कानून के अंतर्गत, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान है तो उसको एक इंसान माना जाता है भारतीय कानून के अंतर्गत, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार कोई कंपनी है कोई फिर्म है तो उसको भी एक लीगल एंटिटी यानी कि कानूनी रूप से उसको भी एक इंसान का दर्जा दिया गया है। तो यह जो फॉरेन या फिर डोमेस्टिक कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसको भी यह एक दर्जा दे देना चाहिए, ऐसा यह टास्क फोर्स ने बोला है। दूसरी रेगुलेटिंग बॉडी मेटी भी नोडल मिनिस्ट्री की तरीके काम कर सकती है ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के मामले में, एक्सेप्ट फॉर ई स्पोर्ट को छोड़कर बाकी सब मामलों में नोडल मिनिस्ट्री का काम जो है वो कर सकती है। ई स्पोर्ट कैटेगरी जो है उसके ऊपर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट है वो इसके रिगार्डिंग काम जो है कानून जो है वो बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो भी इसके रिगार्डिंग जो ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ इथिक्स इसके रिगार्डिंग जो आते हैं उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कर सकती है। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर रिगार्डिंग जो कंटेंट आता है ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसका जो कंटेंट आता है उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने का काम भी कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो इस गेमिंग इंडस्ट्री में हो रही है उसको भी रेगुलेट करने का काम करे, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई एक मिनिस्ट्री जो है उससे यह सब काम नहीं होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व है, तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा समझते हैं कि व्हाट डिड द टास्क फोर्स से अबाउट ऑफशोर बैटिंग एप्स। बहुत सारी ऐसी बैटिंग एप्स है, बैटिंग यानी कि सट्टा लगाने वाली ऐसी एप्स भी है जो भारत के अंदर रहकर नहीं लेकिन भारत के बाहर फॉरेन विदेश में रहकर जो है वो चल रही है, तो उसका क्या करना है। ऑन द एस्पेक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग गेम्स ऑफ चांस, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि गैम्बलिंग वेबसाइट जो है गेम्स ऑफ चांस यानी कि जो लक के ऊपर आधार रखने वाली जो गेम्स है उसकी वेबसाइट है और उसके जो ऐप्स है उन सभी को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए जो ऑनलाइन खेले जाते हैं। द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट कैन इंक्लूड इट इन द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड यूजर हार्म्स दैट विल बी नॉट परमिटेड, यानी कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो हमने बनाया हुआ है उस एक्ट के अंतर्गत जो भी गैम्बलिंग की वेबसाइट है, गैम्बलिंग के एप्लीकेशन है या फिर गेम ऑफ चांस के रिगार्डिंग जितनी भी गेम है, ऐप है, सॉफ्टवेयर है, उन सबको क्या बनना प्रोहिबिट करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, उनको भारत के अंतर्गत बैन उसके ऊपर प्रतिबंध रख देना चाहिए, ऐसा इस टास्क फोर्स ने बोला है। तो इसके रिगार्डिंग यह जो क्वेश्चन है यह पूछा जा सकता है, इसकी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आप चेक कर लेना। बाकी आपको इसकी जो PDF है वो नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।